तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास में, दैट इज नेशनल इनकम। और हम क्या क्या पढ़ा है अब तक हमने नेशनल इनकम में? सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा है कि नेशनल इनकम क्या होती है ना? क्या होती है नेशनल इनकम? इनकम डिराइव्ड विद इन कंट्री, या आप बोल सकते हो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है, प्लस NFIFA। व्हाट इज NFIFA? आ रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो पैसा अब्रॉड से आता है और जो इनकम हमें टेरिटरी के अंदर होती है, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? इनकम डिराइव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस NFIFA इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल नेम है वो क्या होता है अमन? बताएंगे? नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम क्या होता है? हाँ जी, एनीबडी? NNPFC। दीदी NNPFC। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम होता है NNP@FC। क्या फुल फॉर्म होती है आर्या इसकी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एग्जैक्टली, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो what is the full form of NNPFC? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेशनल इनकम का नाम होता है। एंड व्हाट इज नेशनल इनकम? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं अगर NFIFA ना लिखूं तो आई विल दीदी ये वाला चैप्टर आप फिर से करवा रहे हो शुरू से? शुरू मतलब इस चैप्टर में ना 3 ही मेथड आ रहे हैं, और हम इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। तो हम उसका एक रीकैप ले रहे हैं, एक बार उसके क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, फिर हमारी मैक्रो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैक्रो में हमारे पास और हम 2 ही चीजें हैं, एक तो नेशनल इनकम है और एक इनकम डिटर्मिनेशन है। इनकम डिटर्मिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अगर हमें मैक्रो खत्म करनी है तो एक नेशनल इनकम और हमें पढ़ना है, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और मैक्रो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में टर्म 1 में अमन 6 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ने हैं 7, 8, 9, 10। तो 4 चैप्टर हमें उसमें पढ़ने हैं, तो हमारे पास अभी बहुत सिलेबस बचा हुआ है। इनकम डिटर्मिनेशन में भी खुशी यूनिट 2 में आई थी, कार्तिक यूनिट 2 में आया था, सार्थक यूनिट 2 में आए थे, और अनिकेत आए थे। सॉरी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूनिट 2 इनकम डिटर्मिनेशन की पढ़ी ही नहीं है, तो एक आपका वो भी लॉस है। आप लोगों ने सिर्फ यूनिट 1 ही पढ़ी है। फिलहाल इस पे ध्यान दो। यूनिट 1 नेशनल इनकम, इनकम डिराइव विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और नेशनल इनकम का नाम होता है NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। न्यूमेरिकली अगर बात करें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। तो वो 3 मेथड्स हमारे पास क्या क्या होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? बताओ रम। सबसे पहला मेथड होता है इनकम मेथड, दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि चाहे हम इनकम मेथड लगाएं, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाएं, चाहे हम वैल्यू एडेड मेथड लगाएं, किसी से भी सीधा NNP@FC निकल के नहीं आता। NNP@FC का मतलब क्या है कार्तिक? नेशनल इनकम। तो अनिकेत, किसी से भी सीधा NNP@FC निकल कर नहीं आता है, हर एक से कुछ और निकल के आता है, और फिर हमें उसको NNP@FC में क्या करना पड़ता है? कोई कुछ बोलेगा? क्या कन्वर्ट। कन्वर्ट। एग्जैक्टली। तो किसी भी मेथड से सीधा NNP@FC निकल के नहीं आने वाला है, कुछ और ही निकल के आएगा और बाद में वो NNP@FC में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन कैसे होगा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस ले ली है। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं इनकम मेथड से। नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड क्या कहता है कि नेशनल इनकम कैसे आएगी? सबसे पहली चीज इनकम मेथड। इसका नाम इनकम मेथड क्यों पड़ा? हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। नेशनल इनकम मतलब इस पूरे देश की इनकम। तो इस पूरे देश में 130 करोड़ नागरिक रहते हैं। अगर हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ दें तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। एम आई राइट अनिकेत? अगर हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी? जल्दी बताओ सोच के। ट्रू है ये बात? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू।
ट्रू, तो 130 करोड़ लोगों की इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाती है। बट सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी मुझे अपनी इनकम क्यों बताएगा? ऑब्वियस सी बात है। और दीदी हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि कौन सा हर आदमी आके मुझे बताएगा कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ, हाँ मैं इतना कमाता हूँ। ऐसा तो होता नहीं है। हर आदमी, इंडिया में तो उल्टा मुझे लगता है कि लोग उल्टे हैं। हम ना अपनी इनकम को छुपाते हैं। मतलब एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना कि अगर हम 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो हम 80,000 ही बोलेंगे। तो एक ट्रेंड है यहाँ पर। लेकिन बाहर के देशों में लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं कि हम इतनी इनकम कमा रहे हैं, जिससे कि उनकी देश की इनकम सही कैलकुलेट हो पाए। पर एज वी आर अ ट्रू इंडियन, तो हम लोगों के यहाँ क्या चलता है, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि अगर 80,000 रुपए कमाओ तो लोगों को 60,000 ही बताओ, नहीं तो नजर लग जाती है। तो ये जो ऐसा वाला ट्रेंड आ रहा है, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि देश में कभी भी सही नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं हो पाती। तो इनकम मेथड की मदद से जब हम लोगों की इनकम को जोड़ना शुरू करते हैं, अब मुझे पूरे 130 करोड़ लोगों की इनकम जोड़नी है ना, अगर मैं इनकम मेथड लगाती हूँ तो मुझे 130 करोड़ लोगों की इनकम जोड़नी है। तो जोड़ने के लिए बेटा जी मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है। मैं ये 3 कैटेगरी में इनकम को जोड़ूंगी। सबसे पहली कैटेगरी इज COE। सबसे पहली कैटेगरी इज COE। नाउ व्हाट इज COE? COE मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। COE। अब व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? वो इनकम जो जॉब वाले लोगों को मिलती है, पहले तो उसको ही कंसिडर कर देते हैं। अब COE में एक आदमी को, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या देता है? एक तो सैलरी देता है ना, तो एक इनकम आ गई, दैट इज सैलरी। इसके अलावा कभी कभी काइंड में दे देता है। काइंड वाली सैलरी होती है, जैसे काइंड का मतलब होता है बेटा जी गिफ्ट। मैं आगे लिख देती हूँ, गिफ्ट विफ्ट दे दिए, वो आ जाएगा। फिर अगला बोनस, ये भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इसके अलावा अगर जैसे सैलरी हो गई, काइंड हो गया, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बांट देती हूँ, इसको मैं ऐसे लेती हूँ। COE के अंदर क्या क्या आता है, अगर आपको इसके बारे में थ्योरी भी लिखनी पड़े, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 3 चीजें देता है। 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें? और हम, एक होती है बेसिक सैलरी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक सैलरी? जो देनी ही देनी है। हो सकता है वो कुछ काइंड में दे। काइंड का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल गिफ्ट, गिफ्ट की फॉर्म में देता है, या फिर इंसेंटिव्स। क्या फर्क है तीनों में? बेसिक सैलरी तो भाई देते ही देते हैं। अब जैसे किसी की इनकम है, मान लो मैं किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो मेरी क्या क्या इनकम हो सकती है? एक तो बेसिक सैलरी जो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, वो तो किसी के पापा भी आगे नहीं रोक सकते ना, वो तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। दूसरा आता है बेटा जी, अगर मेरा बॉस मुझे कोई गिफ्ट, कोई काइंड, कोई हॉलीडे पैकेज, कोई होटल, कोई ट्रिप, कोई मूवी टिकट, कुछ भी ऐसा देगा, तो दैट इज काइंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और तीसरा आता है बेटा जी इंसेंटिव, अगर वो मुझे सैलरी से हटके कुछ भी दे रहा है। अब सैलरी से हटके क्या क्या दिया जाता है? सैलरी से हटके आदमी बोनस देता है अपने वर्कर्स को, सैलरी से हटा के आदमी रिटायरमेंट बोनस देते हैं, पेंशन देते हैं कुछ लोग, है ना, ये सब चीजें ही देते हैं। एक बहुत अच्छी चीज देते हैं, उसे बोलते हैं SSS। क्या होता है ये SSS? लेट्स डिस्कस SSS। व्हाट इज SSS? औरब ने तो पढ़ रखा है, औरब फटाफट बता देगा, औरब इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी औरब। दीदी SSS हम्म। याद सा नहीं आ रहा दीदी, पढ़ा तो है मैंने अच्छे से। दीदी SSS, हाँ। एक है सिमरन, हाँ। एनीबडी एल्स जिसने SSS पढ़ा है, जल्दी बताओ। अच्छा पहले ये बताओ कि व्हाट यू मेंट बाय COE। COE में हम कौन कौन सी इनकम ले रहे हैं कार्तिक? जो एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉइज को, है ना, आई शुड राइट इट। चलो मैं लिख देती हूँ, वो इनकम जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। एम्प्लॉयर कौन हुआ बाबू? और जो employee काम पे रखेगा। जो काम पे रखेगा। superior, ओके, और सुपीरियर एम्प्लॉय दीदी जो काम करेगा। जो काम करेगा। एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत है मेरी, कहाँ हो यार तुम? चलो एम्प्लॉय, अब तक तो तुम मुझे टोक देते। चलो, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है? एक बेसिक सैलरी देता है,
काइंड देता है और इंसेंटिव्स देता है। बेसिक सैलरी क्लियर है, बेसिक सैलरी। काइंड क्लियर है, गिफ्ट। इंसेंटिव में बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे बोनस है, पेंशन है। एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उस इंसेंटिव का नाम होता है एसएसएस। अब ये एसएसएस क्या होता है? एसएसएस की फुल फॉर्म होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो पुराना नाम है, या मतलब ये थोड़ा अच्छा शब्द हो गया, इसको कुछ लोग इस नाम से भी जानते होंगे, दैट इज पीएफ। कभी सुना है? 12th में आ गए तुम, अब तक तुमने पीएफ नहीं सुना, क्या होगा तुम्हारा? प्रोविडेंट फंड। अरे वाह। अब ये बताओ ये क्या होता है प्रोविडेंट फंड? दीदी ये जॉब में से हमेशा, मतलब जब भी जॉब कर रहा होता है इंसान, तब उसकी सैलरीज में से हमेशा कटता है और लास्ट में जब वो जॉब छोड़ देता है उस टाइम मिलता है उसे। ओके, बिल्कुल सही। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ओरम किसी के पास नौकरी कर रहे हैं और ओरम की सैलरी डिसाइड हुई 20,000, और इनके मालिक ने बोला कि भाई 20,000 में से हम हर महीने 2-2 हजार रुपए काटेंगे और वो हम प्रोविडेंट फंड में डालेंगे, ठीक है? और जब ओरम नौकरी छोड़ेगा तो वो जितने भी पैसे ओरम के कटे होंगे, हर महीने 2-2 हजार रुपए कटे हैं, तो जितना भी उसका एक्यूमुलेटेड फंड होगा वो ओरम को मिल जाएगा। ऐसा ही है ओरम? जो आपने बोली बात वो ये है, ट्रू? जी दीदी। ऐसा आप करने दोगे कि पर आपकी सैलरी? दीदी हाँ, बट पॉलिसीज में तो होता है उनकी, पॉलिसीज मेरे में ख्याल होता से है, ये पॉलिसीज में होता पर है। इससे आपको कोई फायदा तो हो नहीं रहा है जितना मुझे लग रहा है फिलहाल देखने में। इससे अच्छा तो मैं 2-2 हजार रुपए दीदी बैंक लास्ट में में। इंटरेस्ट ऐड करके देते हैं ना वो, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा चलो, सा ऐड करके देते हैं। हाँ, तुमने मेरी एक बात तो खत्म ही कर दी, क्योंकि आई वाज सेइंग कि इससे अच्छा तो मैं 2-2 हजार रुपए बैंक में डाल दूंगी, कम से कम वो मुझे इंटरेस्ट तो देंगे। लेकिन आपने उसको कवर अप कर दिया, बिल्कुल सही, कि वो कंपनी भी आपको इंटरेस्ट के साथ देगी। ठीक है, मेरा पैसा मुझे ही इंटरेस्ट के साथ देंगे, तो मैं पीएफ में क्यों डालूं? मैं बैंक में डाल लूंगी, वो भी तो मुझे इंटरेस्ट के साथ ही देंगे। फिर पीएफ पे क्यों डालूं मैं? दीदी रेट्स थोड़े हाई होते हैं पीएफ के मेरे ख्याल से। नहीं, सेम होते हैं। टैक्स उसमें भी कटता है, टैक्स इसमें भी कटता है, सब सेम है। तो मेरा पैसा कोई और सेव क्यों करे? जैसे फॉर एग्जांपल ओरम पैसे कमा रहे हैं और मेरे अंडर ओरम जॉब कर रहे हैं, तो मैं ओरम के पैसे काटती हूँ, सेव करती हूँ, इंटरेस्ट लगा के देती हूँ। तो ओरम ने कहा ना ना दीदी, आप क्या काटते हो, सेव करते हो, इंटरेस्ट लगाते हो, मुझे देते हो, मैं अपने आप ही ये सब कर लूंगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज जो मैं ओरम को अपनी तरफ से देती हूँ? द आंसर इज यस। द आंसर इज कि क्योंकि हर कंपनी तो पीएफ इसलिए मेंटेन करती है ना, क्योंकि अगर कोई जरूरत पड़े कि किसी भी नीड में, तो वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर सके उस रिजर्व के हाँ थ्रू। एग्जैक्टली बट इसकी सबसे मतलब मुद्दा ये है कि चाहे जरूरत पड़ने पर, वैसे जरूरत पड़ने पर यूजुअली पीएफ नहीं दिया जाता। पीएफ एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है बेटा जी, वो रिटायरमेंट पर ही दिया जाता है, या तो रिटायरमेंट पर, या फिर अगर आप अपनी नौकरी बीच में छोड़ दो तब। ऐसा कुछ नहीं होता कि जरूरत पड़ेगी तो आप वो पैसा ले सकते हो, नहीं। बट हाँ, आप उसके अगेंस्ट कंपनी से लोन ले सकते हो। कंपनी आपको पीएफ तभी देगी जब आप या तो नौकरी छोड़ोगे और या फिर जब आप रिटायर हो जाओगे। बट क्वेश्चन ये है कि मेरा पैसा जोड़कर वो मुझे इंटरेस्ट लगा के दे रहे हैं, तो ये काम तो बैंक भी कर देगा। इसमें मैं पीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है? पीएफ का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जितना पैसा आपकी सैलरी से कटेगा। अभी मैंने एग्जांपल में आ रहा है, ओरम की सैलरी से कितने रुपए काटे थे हर महीने? 2000। 2000। तो अगर मैं 2,000 रुपए ओरम की सैलरी से काटूंगी, तो बेटा जी 2,000 रुपए मैं अपनी तरफ से भी डालूंगी। ये तो बैंक नहीं करेगा ना। ऐसा तो नहीं होता बैंक में, या ऐसा भी होता है ओरम कि 10,000 रुपए जमा करो, फिर बैंक 10,000 रुपए खाते में अपने पास से भी डालता है? ऐसा भी कुछ होता है? बोलिए। नहीं दीदी। नहीं दीदी, बट ऐसा पीएफ में होता है। पीएफ में क्या होता है कि जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी डालता है। तो ये जो पीएफ होता है, जिसे आप प्रोविडेंट फंड कहते हो, ये प्रोविडेंट फंड नाम का एक डब्बा, एक बॉक्स है, एक गुल्लक है, जिसमें पैसा दोनों डालेंगे। एम्प्लॉय भी डालेगा और एम्प्लॉयर भी डालेगा, और दोनों बराबर डालेंगे। एम्प्लॉय तो डालेगा ही डालेगा। एम्प्लॉय का पैसा तो उसकी सैलरी में से क्या कर दिया
दिया जाएगा डिडक्ट, सैलरी मिलने से पहले ही काट दिया जाएगा, बट इसमें जितना शेयर एम्प्लॉय डालेगा उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन देगा। क्लियर है बेटा जी? फिर ये पैसा इकट्ठा हो हाँ जी जाएगा दीदी। और जितना भी पैसा खुशी इकट्ठा हो जाएगा वो विद इंटरेस्ट, क्या समझ आया भाई? विद इंटरेस्ट किसको पे कर दिया जाएगा? एम्प्लॉय को पे कर दिया जाएगा। कब पे करा जाएगा? जब या तो वो नौकरी छोड़ेगा और या फिर रिटायरमेंट पर, या तो जब वो जॉब लेफ्ट करेगा और या फिर अगर वो जॉब लेफ्ट नहीं करता तो रिटायरमेंट पर ये पैसा उसको दे दिया जाएगा। एम आई क्लियर? कार्तिक, अक्षत, ओरम, पर खुश। दीदी इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को बेटा जी ये फायदा है कि आपको, देखो एक बहुत सिंपल से बताती हूँ, मेरी आपसे कितने रुपए में डील हुई थी? 20,000 रुपए में, लेकिन अभी मैं आपको 18,000 दे रही हूँ, तो 2,000 रुपए तो मैं काट ही रही हूँ, है ना? और 2,000 रुपए जो मैं आपके काट रही हूँ उस पैसे को फिलहाल प्रेजेंटली कौन यूज कर रहा है? मैं। अगर मैं आपको पीएफ पे 6% ब्याज दे भी देती हूँ तो आप ये समझ के चलो कि कंपनी के लिए तो वो एक सोर्स ऑफ फंड है। अब देख लो, मान लो किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, ठीक है? अब मान लो 100 एम्प्लॉई और हर महीने कंपनी 2-2 हजार रुपए का सबका पैसा काटती है, किसी का 2,000 काटती है, किसी का 3,000 काटती है, मान लो चलो सबका 2,000 काटती है, तो 2 लाख रुपए पर महीने कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है। अगर 2 लाख रुपए पर महीने कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है, मतलब 24 लाख रुपए एक साल में इकट्ठा करती है कंपनी। सोचो, वो उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकती है पैसा। कंपनी को भी तो पैसा लोन पे लेना पड़ता है, लेकिन लोन पे लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा तो लोगों की सैलरी से काट काट के इकट्ठा कर लिया। और दीदी वो थोड़ा सा अपना भी डाल दिया उतना ही, तो फिर अपना डाल रही है, बट अपना डालना इज लाइक, मतलब ये समझ लो कि अपना डालना और इंटरेस्ट देना, उससे भी ज्यादा कंपनी उस पैसे से कमा लेती है। वो उस पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर देगी, कुछ भी कर सकती है कहीं। और बेटा जी ये करना अनिवार्य है क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। प्रोविडेंट फंड अपने आप में एक एक्ट है जिसको पार्लियामेंट में पास करा गया है, सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसमें प्रॉफिट और लॉस वाला कोई बात नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज का भविष्य सिक्योर रहे, बस दैट्स इट, यही पर्पस है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर पहले तो ये सब चीजें ना बेटा जी सरकारी नौकरी में ज्यादा होती थी कि अगर कोई एम्प्लॉय सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकार उसका पीएफ काट के उसको पैसा जोड़ के एंड में देती थी। बट अब ये प्राइवेट नौकरी में भी हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि अगर कोई आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है तो अभी तो वो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके रिटायरमेंट में उसका सहारा कौन बनेगा? तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंपनी को कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसमें ये नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्ट है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? हाँ जी जी। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आते हैं मुद्दे पर। तो हमें ये समझ दीदी? में आया है, हाँ जी बताइए। दीदी पर उसमें कंपनी का लॉस भी तो है ना, उसे अपनी तरफ से भी तो पैसे डालने पड़ रहे हैं। Exactly. Either it is your वो profit, उनके either साथ it is your loss, but you have to follow the instructions of Provident Fund Act. आप उसको neglect नहीं कर सकते हो। ऐसा कहा गया है करने को तो आपको करना पड़ेगा, बस उतना ही है। अब जैसे कोविड है, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट कहती है कि इतने बजे बाजार बंद कर दो, तो बिजनेसमैन का लॉस हो रहा है, ठीक है हो रहा है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस का पालन करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा तो उसमें हम इफ बट नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो। अब चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। गवर्नमेंट ये कहती है कि कंपनी तो चलो इतनी बड़ी है, करोड़ों रुपए कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट करोड़ों रुपए कमा रही है कोई दिक्कत नहीं, हो गया, आ गया जीएसटी, एक मिनट, ठीक है सर, आई एम सो सॉरी। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऐसा कहती है बेटा जी कि कंपनी तो इतनी बड़ी है, अब कंपनी इतनी बड़ी है उसका भविष्य तो सिक्योर है, उस एम्प्लॉयज का क्या जो अपना पूरा जीवन कंपनी में लगा देते हैं, है ना? तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी को पीएफ में पैसा डालने से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट यह आदेश देती है कि हर कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है आर्या?
हाँ जी दीदी। ठीक है जी। तो आई होप सबको क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट में ये ले रही थी, एक कॉन्सेप्ट में ये ले रही थी कि एसएसएस में दो लोग पैसा डालते हैं कार्तिक, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय। अब आप मुझे सोच के बताना, एम्प्लॉय कौन सा पैसा डालता है, अपने घर से लेकर आता है या सैलरी से कटवाता है? दीदी सैलरी से। सैलरी से, सैलरी से कटवाता है। और एम्प्लॉयर? दीदी अपनी कैपिटल से। अपनी कैपिटल से। अब ना मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछती हूँ, आप सब लोग क्लास में बहुत ध्यान से सुनना। पीएफ में दो लोग पैसा डालते हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कटवाता है और एम्प्लॉयर अपनी कैपिटल में से निकाल के डालता है। लेकिन आप सोच के बताओ, जब मैं सीओई कैलकुलेट करूंगी आर्या, और हम सीओई की क्या फुल फॉर्म है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक बार और बोलो 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 बोलो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली। तो इसमें जो हिस्सा, बहुत ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय वाला है, वो तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी से ही काट के देता है कार्तिक, गलत तो नहीं कह रही? तो वो तो बेटा जी नहीं दीदी। ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड होगा, है ना? तो यहाँ पर जब मैं एसएसएस का हिस्सा जोड़ूंगी तो सिर्फ कौन से वाला जोड़ूंगी? और हम कुछ याद आया? सिर्फ कौन से वाला जोड़ूंगी? एम्प्लॉयर वाला। एम्प्लॉयर वाला, क्योंकि एम्प्लॉय वाला ऑलरेडी बेसिक सैलरी में जुड़ गया होगा। अगर मैं उसको भी जोड़ दूंगी बाबू तो वो दो बार जुड़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि एम्प्लॉय ने जो हिस्सा दिया था एसएसएस में, वो अपनी सैलरी से ही कटवा के दिया था, तो वो आपको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। और टीचर आपको इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, वो आपको बार बार बोलेगा एसएसएस बाय एम्प्लॉय, एसएसएस बाय एम्प्लॉय। आपको याद रखना है कि जब हम बेसिक सैलरी प्लस काइंड प्लस बोनस प्लस पेंशन प्लस एसएसएस करेंगे, तो हम एसएसएस सिर्फ एम्प्लॉयर का लेंगे, एम्प्लॉय वाला हिस्सा हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में आ गया है। अगर मैं उसको दोबारा जोड़ दूंगी वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके से हम सीओई कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो सबसे पहली इनकम ली गई है सीओई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, काइंड देता है, बोनस देता है, पेंशन देता है, जो भी देता है वो सब कुछ सीओई में आ जाएगा। पर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो एसएसएस का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ एम्प्लॉयर का आएगा, एम्प्लॉय का नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को ऑलरेडी सैलरी में आ चुका है। एम आई क्लियर? आगे बढ़े। खुशी, आज हमने आपकी आवाज नहीं सुनी। हाँ जी। और हम तो श्रुति सीओई, सीओई खत्म। दीदी तो दीदी सबसे पर जो दीदी जो हम्म। एम्प्लॉयर को भी तो सैलरी मिलती होगी, तो उसकी सैलरी भी इंक्लूड ही होगी ना इसमें, हाँ कि बाबू, पहले वाली ये जो सैलरी भी एम्प्लॉयर है ये मालिक है, यानी ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रॉफिट में से निकाल के दिया जा रहा है, बॉस की सैलरी में से नहीं। वो क्यों अपनी सैलरी में से तुम्हारे लिए पैसा अलग करेगा? इतना निकम्मा थोड़ी है वो। ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रॉफिट में से निकाल के देना है, तो इसलिए ये किसी की सैलरी से नहीं कट रहा है। ठीक है दीदी। और बेटा जी वैसे भी एम्प्लॉयर, मालिक उसको कहते हैं जिसको बदले में सैलरी नहीं प्रॉफिट मिलती है। अगर मालिक को भी सैलरी मिलेगी तो फिर वो मालिक किस बात का? दीदी सीईओ वगैरह को भी तो मिलती है दीदी थोड़ी बहुत हाँ तो। मिलती है बाबू, तो वो मालिक थोड़ी होते हैं। कंपनी का मालिक सीईओ थोड़ी होता है, कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर होल्डर को सैलरी थोड़ी मिलती है, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का शेयर। ओके दीदी। हाँ, किसी भी कंपनी का मालिक उसका सीईओ नहीं होता, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, ओनर्स। अच्छा जी, अब हो गया सीओई। तो सबसे पहली इनकम तो सीओई आ गई, हम सीओई जोड़ देंगे। दूसरी इनकम आती है दैट इज ओएस। अब दीदी ये ओएस में क्या आता है? ओएस में आता है बेटा जी ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी पूरे भारतवर्ष में पूरे 130 करोड़ लोग सिर्फ सीओई थोड़ी कमा रहे हैं। अब मैं नहीं कमा रही सीओई तो मेरी इनकम क्या आएगी ही नहीं नेशनल इनकम में। तो इसलिए सीओई तो हो गया, जो लोग सैलरी कमा रहे हैं उनकी इनकम हो गई सीओई, और जो लोग सैलरी नहीं कमा रहे हैं उनकी इनकम होती है ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी इनकम आती है मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर देती हूँ। इसमें सबसे बड़ी इनकम, इसमें 4 इनकम आती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 इनकम आती है, और चारों इतनी आसान है, आप एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगी। सबसे पहली इज रेंट,
है ना। आजकल तो ये बहुत चल रही है, क्योंकि आजकल आदमी अपने कोई काम करना चाहता नहीं है, मार्केट वैसे भी डाउन है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास भी प्रॉपर्टीज है दे ट्राई कि उसे किराए पे दो और छुट्टी, क्योंकि काम तो वैसे भी नहीं चल रहा है, कोविड है, तो क्यों नहीं चल रहा दीदी काम? बहुत चल रहा है। नहीं, केमिस्ट वालों का तो चल ही रहा है, 2-4 भाई दिन तेरा ही तो तो चल रहा के है। चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ठीक है। सीक्रेट। वो केमिस्ट वालों को छोड़ के तो बाकी तो बेचारों का नहीं चल रहा है, उनका तो सोच लो यार। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तीसरा आ गया कार्तिक प्रॉफिट। अभी हमने सैलरी की बात करी, अभी हमारे इस पे चर्चा हुआ कि जो मालिक होता है उसे सैलरी नहीं प्रॉफिट मिलता है, तो उसकी इनकम यहाँ आ जाएगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और आखिरी है बेटा जी रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे बड़ी छोटी सी वर्ड में समझाती हूँ, जैसे आप किसी को अपना घर देते हो तो वो आपको किराया देता है, आप किसी को अपनी दुकान किराए पे देते हो वो आपको रेंट देता है, अगर आप अपना किसी को नाम यूज करने के लिए देते हो तो वो आपको बदले में रॉयल्टी देता है। तो रॉयल्टी भी एक इनकम होती है, जैसे मैकडोनल्ड्स वाले लेते हैं, डोमिनोज वाले लेते हैं, दैट इज रॉयल्टी। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, अगर आप इनमें से कोई 4 इनकम कमाते हो तो वो ओएस का पार्ट है। तो क्या समझ आया, इनकम मेथड को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। सीओई दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें एम्प्लॉय वाली इनकम आ गई। ओएस जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी आ गया। और एक लास्ट है बेटा जी एक्सेट्रा। अब अपने आंसर में लिखते हो ना, बाद में जब आपकी सोच खत्म हो जाती है तो आप लिख देते हो एक्सेट्रा, ऐसे ही हमारे में भी एक्सेट्रा है, दैट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब जो सीओई में नहीं कवर हो रहा, ओएस में नहीं कवर हो रहा, वो एक्सेट्रा है, तो वो मिक्स्ड इनकम में कवर हो जाएगा। तो अगर मैं इनकम मेथड का फॉर्मूला बताऊं तो इनकम मेथड का फॉर्मूला बेहद आसान, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, दैट इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। हाँ जी, क्या बनी आ रहा है बात, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। व्हाट इज सीओई, एक क्विक रिवीजन ले लें। व्हाट इज सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट इज ओएस, अब सारे आंसर श्रुति बोलेगी, ऐसा है क्या? व्हाट इज ओएस औरम? ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज एमआई? मिक्स्ड इनकम। एक बार मिक्स्ड और, इनकम। एक बार और। व्हाट इज सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट इज एम्प्लॉइज। ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज एमआई, मिक्स्ड इनकम। सीओई में क्या क्या आता है, सीओई में सैलरी, काइंड और इंसेंटिव्स आते हैं। ओएस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। और मिक्स्ड इनकम मतलब मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों को जोड़े, अब आज का एक लास्ट सवाल, क्या सीधा नेशनल इनकम आ जाएगी? जल्दी बताना। नहीं दीदी। नहीं ये दीदी। बात तो मैंने आपको परसों ही बता दी थी कि किसी भी मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम निकल कर नहीं आती है। तो इससे क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी। अब आप इसको एनएनपी एट एफसी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी आप चाहेंगे आप इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इस मेथड से क्या निकल कर आएगा, एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी कैसे आएगा, इट विल बी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई कैसे आएगा, बेसिक सैलरी को जोड़ो, काइंड को जोड़ो और इंसेंटिव्स को जोड़ो। ओएस कैसे आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। और मिक्स्ड इनकम के नाम से आएगा, इससे एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अगर टीचर आपको नेशनल इनकम निकालने को बोलता है तो आप एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्जन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हो। आई होप क्लियर है। एक बहुत अच्छी चीज और बताती हूँ आपको, इसमें कार्तिक इन लोगों ने तो एक आधा क्वेश्चन करा है, बट आई गेस आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करा अभी तक इसका। इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना, सब कुछ आपको सीधा सीधा गिवन होगा। मतलब ऐसा लिखा होगा सैलरी, ऐसा लिखा होगा काइंड, बोनस, पेंशन, रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ लिखा होगा। आपको सिर्फ एक जोड़ने का काम करना है, और वो जोड़ने का काम करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बड़े प्यार से सब कुछ जोड़ लोगे, और जब आप सब कुछ ऐड कर लोगे तो आपका एनडीपी एट एफसी निकल कर आ जाएगा। बाद में आप इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेशनल इनकम का इनकम मेथड है। कोई डाउट है अनिकेत?
अनिकेत लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराए थे वो कोई सा भी मेथड नहीं है, वो कन्वर्जन है कि जैसे अभी इस मेथड से एनडीपी एट एफसी निकल के आ रहा है तो उसको कैसे एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन था। आज से मेथड शुरू हुए। क्लियर है अनिकेत? आर्या कार्तिक रिप्लाई करेंगे? यस दीदी। यस ओरम खुशी? यस दीदी। खुशी अमन? खुशी अमन तुम बोल सकते हो, हम कोई टैक्स वैक्स नहीं लेते ऐसे यहाँ पे। दीदी मैं लूंगा टैक्स इनसे। हाँ चलो, इसे फटाफट से नोट डाउन करिए, बी क्विक।